और चाय पर चर्चा में आज सबसे पहले बात हम करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की, जहां कल आतंकियों ने बेकसूर लोगों को अपना शिकार बनाया। दरअसल हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है और यूएई दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी बीच में ही वापस लौट आए हैं। आज सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की अहम बैठक भी होने वाली है। कश्मीर के पहलगाम में बेकसूरों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। सैलानियों पर हुए इस हमले के बाद केंद्र सरकार फौरन हरकत में आ गई। 2 दिनों की यूएई यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वारदात की खबर सुनी तो उन्होंने फौरन वतन वापस लौटने का फैसला लिया। 1 दिन में ही दौरा खत्म करके प्रधानमंत्री आज सुबह ही दिल्ली लौटे। प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पहलगाम में कल के हमले के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के लिए रवाना हुए। कश्मीर में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और दूसरे अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर गहन मंथन किया। आज सुबह गृह मंत्री ने इस वारदात में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवार वालों से भी बात की। पीड़ितों से मिलने के बाद गृह मंत्री हेलीकॉप्टर से वारदात वाली जगह पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने आला अधिकारियों से इस आतंकी हमले के बारे में बातचीत की। कश्मीर में इस हमले के बाद पहलगाम में आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पहलगाम में निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच गई है। इसी बीच आज सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने एनकाउंटर शुरू कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। अब पहलगाम में हुए हमले के खिलाफ एक्शन के लिए केंद्र सरकार रणनीति बनाने में जुटी है। इसी सिलसिले में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी की एक अहम बैठक भी बुलाई गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अब भारत सीमा पार से हो रही आतंकी साजिशों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। कोशिश है कि इस बार आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश न करें। पहलगाम से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पहलगाम में हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। दिल्ली से लेकर भोपाल और दूसरे शहरों में भी लोग हमले के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, उधमनगर और वाराणसी में लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। और देखिए, कश्मीर में भी अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर निकले हैं। कश्मीर में पहली बार इस तरह से भारत के समर्थन में बंद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजकोट के रहने वाले एक छात्र ने वो कर दिखाया जिसके बाद नासा और यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी उनकी काबिलियत का लोहा मान रही हैं। दरअसल भारतीय छात्र ने नासा और यूनेस्को जैसी कई वेबसाइट्स को हैक कर उनमें मौजूद कमियों का पता लगाया, जिसके बाद उन संस्थाओं ने उनको सम्मानित भी किया है। कीबोर्ड पर जितनी तेजी से सर्वज्ञ की उंगलियां चलती हैं, उससे दोगुनी तेजी से चलता है उनका दिमाग। यही वजह है कि आज अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में इस भारतीय का डंका बज रहा है, जिसका प्रमाण है उनके ये सर्टिफिकेट जो उन्हें अमेरिका जैसे देशों की अलग अलग संस्थाओं से मिले हैं। राजकोट के रहने वाले 21 साल के सर्वज्ञ पाठक ने अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐसा आईना दिखाया कि नासा से लेकर WHO जैसे संस्थाएं भी इनका लोहा मान रही हैं। सर्वज्ञ ने नासा, WHO और यूनेस्को जैसी प्रमुख संस्थाओं की वेबसाइट से बग्स खोजकर अपनी कुशलता साबित की है। ऐसा कर सर्वज्ञ ने छोटी उम्र में ही नासा के हॉल ऑफ फेम में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मैंने उनके सिस्टम से अकाउंट टेक ओवर की, जिसका मतलब है कि
मैं बिना किसी यूज़र के इंटरफेरेंस से उनका अकाउंट का एक्सेस ले सकता हूँ। और ये सब ढूँढने के लिए मुझे काफ़ी कुछ मेहनत लगी थी। मैंने ऑनलाइन ब्लॉग्स, राइटअप्स और ओपन सोर्स टूल्स का यूज़ करके ये सब ढूँढा था। और मुझे कोडिंग काफ़ी पसंद है, तो मैंने खुद के टूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाए थे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सर्वज्ञ पाठक ने अमेरिका की साइबर सुरक्षा संस्था NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट में एक बग खोजा, जो कोडिंग के दौरान हुआ एक छोटा एरर था। इस बग को खोजने में उनकी अनोखी विधि से NIST इम्प्रेस हुआ और उन्होंने इस बग को सर्वज्ञ पाठक के नाम से डिस्कवर के रूप में रजिस्टर किया। इसके अलावा सर्वज्ञ को नासा से भी एक ईमेल मिला, जिसमें नासा की वेबसाइट से बग खोजकर बताने के लिए उनका नाम हॉल ऑफ फेम में दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई। साइबर सिक्योरिटी में बग डिस्कवरी की बहुत अहमियत है। बग का मतलब कोडिंग में हुई कोई छोटी गलती, जिसकी वजह से वेबसाइट हैक हो सकती है। ऐसे में इस कामयाबी ने सर्वज्ञ को अमेरिका के साइबर वर्ल्ड में एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित कर दिया है। अब तो मुझे कई देशों ने और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन और हॉल ऑफ फेम दिए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, US की कई सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स। अभी हाल ही मुझे नासा से लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला है, बिकॉज मैंने उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढी थी। और ड्यू टू डिस्क्लोजर पॉलिसी आई कैन नॉट रिवील मच अबाउट इट। सर्वज्ञ अभी अमेरिका साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। उनका परिवार राजकोट में रहता है। सर्वज्ञ की इस कामयाबी पर उनके पूरे परिवार को गर्व है। मेरा बच्चा जो जिस तरह से काम कर रहा है, तो हर एक बाप की इच्छा होती है कि आपको आपका बच्चे के नाम से आपको पहचाना जाए। वो फील हमें आ रही है कि अच्छा है कि मेरे पिता मेरे बच्चे के नाम से मुझे जाने जाते हैं। हम भी ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि आगे जाके भी वो इससे बड़ा कुछ करे, और बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत आनंदित है। सिर्फ 21 साल की उम्र में सर्वज्ञ ने जो हासिल किया है, वो युवा पीढ़ी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सर्वज्ञ का सपना है कि वो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करे और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में योगदान दे। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, कामयाबी की उड़ान की खबर के बाद अब बिहार के एक अनोखे गांव की कहानी आपको बताते हैं, जहां पर हर घर से इंजीनियर निकलते हैं। और देखिए, नाम है पटवा टोली, जो अब शिक्षा का प्रतीक बन चुका है। कभी करघा से के लिए मशहूर ये गांव अब इंजीनियरिंग की दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इस सफर में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कामयाबी की गारंटी मिल जाती है। बिहार के गया का पटवा टोली गांव इसकी एक मिसाल है। परंपरागत करघा के काम से जुड़ा ये गांव एक बार फिर कामयाबी की बारत लिख रहा है, क्योंकि गांव के 40 से ज्यादा छात्रों ने JEE मेन 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। गया के होनहार इस गांव की शरण्या ने 99.64 परसेंटाइल, अशोक ने 97.7, शौर्य ने 97.53, यशराज ने 97.38, शुभम और प्रतीक ने 96.55, केतन ने 96%, निवास ने 95.7, जबकि सागर कुमार ने 94.8 परसेंटाइल के साथ टॉप किया। ये पहला मौका नहीं जब गांव के इन बच्चों ने कमाल किया हो। इससे पहले भी गांव के कई बच्चे कामयाबी की मंजिलों को छू चुके हैं, इसीलिए इसे बिहार का मैनचेस्टर कहा है। यहाँ के युवा अब सिर्फ करघा नहीं चलाते, बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में खुद को स्थापित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा JEE मेंस क्वालिफाइड हो गया, उसमें मेरा परसेंटाइल 91.8 है। मैं अगला जो मतलब एडवांस का तैयारी जारी रखी हूँ। मेरे पिताजी यहाँ बुनकर का काम करते हैं और मम्मी भी बाहर काम करती है। मैंने JEE में इस बार 91.8 परसेंटाइल है मेरा, और मैं यहीं से अब एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। अलग अलग इंस्टीट्यूशन में रहता है कि
उतना फैसिलिटी नहीं लगता, जैसे कि कोई पूछता भी नहीं है कि ये कितना आया, मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ टॉपर्स लोग को पूछा जाता है। और इधर है कि एवरेज बच्चा भी, अगर कोई कमज़ोर बच्चा भी है, उन सबको भी देखा गया था। तो मैं भी एक तरह का एक कमज़ोर बच्चा था, तो धीरे धीरे करके भैया ने सपोर्ट किया, तो आज जाके इतना कुछ हुआ है। दरअसल सफल हुए इन छात्रों में से 28 छात्रों को वृक्ष संस्थान ने गाइड किया। आपको बता दें कि ये वही कोचिंग संस्थान है जिसने बुनकरों के इस पटवा टोली गांव को IITN फैक्ट्री में बदल दिया। इस बदलाव की शुरुआत यहाँ साल 1991 में हुई, जब जितेंद्र कुमार ने पटवा टोली गांव से IIT पहुंचने वाले पहले छात्र बनकर इतिहास रचा। और फिर शुरू हुआ नव स्किल प्रयास, जो आज वृक्ष संस्थान के रूप में युवाओं को नई दिशा दे रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 40 से 60 छात्र JEE मेंस की परीक्षा निकालते हैं और इंजीनियर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। बस ये समझिए कि पटवा टोली गांव से निकलने वाले होनहारों ने स्पेशल कोचिंग या हाई-फाई स्कूल नहीं, बल्कि जज्बे और कुछ कर गुजरने का सपना पाला और अब तक यहाँ से 300 से ज्यादा बच्चे इंजीनियर बनकर निकले हैं। जितने भी परिवार के बच्चे यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर मतलब बहुत ही वीकर सेक्शन के आते हैं, जैसे उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो बाहर में पढ़ने के लिए IIT का प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 1 लाख से 2 लाख भी लग जाते हैं, या और बाहर में तो और ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क बच्चे पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं। इसीलिए आज पटवा टोली गांव सिर्फ भारत का एक गांव नहीं, बल्कि शिक्षा की एक अलग है, एक रोशन उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चले अब बात हिम्मत और हौसले की करते हैं। हिसार के रहने वाले नरेंद्र कुमार ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार अन्नपूर्णा पर पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराया है। रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, चुनौतियां कितना ही रास्ते रोके खड़ी हो, लेकिन जब जज्बा, हिम्मत और हौसला हो तो खतरनाक से खतरनाक मंजिल भी घुटने टेक देती है। दूर पर्वत की बुलंदी पर ये जीत का जश्न है। तिरंगे की शान के साथ प्रेरणा और जज्बे का जश्न है। दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक हिमालय की अन्नपूर्णा रेंज पर जीत का परचम लहराने वाले नरेंद्र कुमार ने ये साबित कर दिया कि भले ही रास्ता कितना कठिन और दुर्गम क्यों ना हो, कितनी ही चुनौतियों से भरा हो, उत्साह, जज्बे और हिम्मत के आगे खतरनाक से खतरनाक मंजिल भी घुटने टेक देती है। हरियाणा में हिसार के रहने वाले पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की खतरनाक अन्नपूर्णा चोटी पर पूरी आन बान और शान के साथ तिरंगा फहराया और देश को फख्र करने का मौका दिया। खास तौर से उनकी इस जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई और नेताओं ने भी बधाई दी। नरेंद्र कुमार ने इस अभियान का आगाज 25 मार्च से भारत से शुरू किया, फिर 7 अप्रैल सुबह 10:30 बजे अन्नपूर्णा के ऊपर देश का तिरंगा फहराया। नरेंद्र कुमार बताते हैं कि उनका ये पर्वतारोहण अभियान काफी मुश्किलों और जिंदगी जोखिम में डालने ही जैसा था, लेकिन हिम्मत और हौसले ने उनको ये मुकाम हासिल कराया। इसको डेजिएस्ट पीक बोला जाता है, सबसे खतरनाक माउंटेन के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा एवलांच आते रहते हैं, जैसे हर घंटे 2 घंटे में ऊपर से बर्फ पड़ती रहती है, और जान का तो हमेशा इस पर जोखिम रहती है। कभी भी मतलब आपकी जान कभी भी जा सकती है। तो हमें जो डर और भय, इनको छोड़कर हम इस माउंटेन को क्लाइम करते हैं। अन्नपूर्णा पीक पर बर्फीला मौसम हमेशा रहता है। रात के समय तापमान माइनस में चला जाता है, और तो और लगातार खराब मौसम बने रहने से यहाँ चढ़ाई करना एक बड़ी चुनौती रहता है। इसी वजह से नेपाल की ये चोटी दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में शुमार की जाती रही है, जिसकी ऊंचाई 8091 मीटर यानी 26,545 फीट है। इस ऊंचाई के साथ अन्नपूर्णा चोटी दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अन्नपूर्णा रेंज पर रोजाना एवलांच आने का खतरा रहता है, जिससे कभी कभार जान जाने का जोखिम भी बना रहता है। ऐसे में भारत से बहुत ही कम लोग इस खतरनाक चोटी को फतेह कर पाए हैं।
अन्नपूर्णा जैसी कई ऊंची और खतरनाक चोटियों को फतह करने में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए ही नरेंद्र कुमार ने शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहने की बात पर जोर दिया। अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ता है और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है माउंटेन के लिए, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकली आप थक जाते हो, मेंटली आपको चलना पड़ता है। तो माउंटेन में चढ़ने के लिए आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। उसके लिए हम पहले प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मेरे को माउंटेनिंग फील्ड के अंदर 5 साल हो गए, पहले कोर्स भी किए इंडिया में और पहले भी माउंटेन काफ़ी क्लाइंब किए, तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया और अब काफ़ी मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो उसी कारण हम भी माउंटेन को क्लाइंब कर पाए। कहते हैं ना, लक्ष्य तुम्हारी जीत है तो जीत की ओर बढ़ो। अन्नपूर्णा चोटी को जीतने के बाद बस इसी सोच के साथ नरेंद्र कुमार अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो मेरा अगला लक्ष्य है वो ये है कि विश्व में 8000 मीटर से ऊपर के 14 पहाड़ है, तो उन 14 माउंटेन को मेरे को फतेह करना है, जिसमें से अभी मैंने 2 कर लिए है। माउंट रोसे विश्व की चौथी हाईएस्ट पीक थी, वो पहले मैंने 2022 के अंदर फतेह किया है। अभी मैंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया है। तो अगला मेरा जो अभियान है, अगला जो मेरा लक्ष्य है वो ये 14 विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको फतेह करना है। बहरहाल दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों पर देश का तिरंगा फहराकर इतिहास रचने का सपना लिए नरेंद्र कुमार न केवल खुद आत्मविश्वास से भरे हैं, बल्कि माउंटेनियरिंग और एडवेंचर को करियर बनाने वाली यंग जनरेशन के लिए भी प्रेरणा है। हरियाणा के हिसार से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुश्ती की कर लेते हैं। कुश्ती की दुनिया में एक बार फिर से हरियाणा का दबदबा देखने को मिला है। कोटा में हुई अंडर 20 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए। चैंपियनशिप में 6 मेडल्स के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से आए महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया था, लेकिन हरियाणा ने सबको पछाड़ दिया। कोचिंग का गढ़ कहे जाने वाले कोटा में इन दिनों कुश्ती के दांव पेचों की चर्चा है। वहां मैट पर युवा महिला और पुरुष पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कोटा में हुई अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कई बार ऐसे मौके भी आए जब इन युवा पहलवानों ने अपने हुनर से दर्शकों को हैरान किया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी। हरियाणा ने कुल 16 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली दिल्ली दूसरे नंबर पर रही। वहीं 3 स्वर्ण पदक जीतकर उत्तर प्रदेश तीसरे पर रहा। महिला वर्ग में भी हरियाणा का ही दबदबा रहा। महिला वर्ग में हरियाणा ने 7 गोल्ड मेडल के साथ ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जबकि राजस्थान को 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज हासिल हुए। हमारे को इस कुश्ती को राजस्थान में जो पहलवान हैं उनको इतना सुविधा युक्त बनाना है, इतना उनको सुविधाएं देनी है टेक्निकल रूप से, खुराक के रूप में एवं उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वो हरियाणा राज्य के बराबर compete करें और अपना नाम, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम भारत में रोशन करें। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके साथ फोटो खिंचवाई। देश की जो ताकत है वो खेलों के अंदर जब दूसरे देशों में दिखती है तो हमारे देश का जो झंडा है, तिरंगा लहराया जाता है और उस देश के लोग भी सम्मान में खड़े होते हैं। ये खेलों की ताकत होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ताकत को पहचाना है और पिछले 10 वर्ष में खेलों के अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन आया। खिलाड़ियों को संसाधन और सम्मान दोनों दिए जा रहे हैं। इस कुश्ती आयोजन से राजस्थान में न सिर्फ कुश्ती को बढ़ावा मिला, बल्कि उभरते पहलवानों को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच भी मिला और यहीं से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए और उनके लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यमुनोत्री में सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल किया गया है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है।
चार धाम यात्रा जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस पवित्र यात्रा के शुरू होने में महज 7 दिन शेष हैं। ऐसे में चार धाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी विशेष की जा रही हैं। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। कपाट खोलने के बाद भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर में मौजूदा राजमहल में तिलों का तेल पिरोया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अभिषेक तेल कलश यात्रा नरेंद्र नगर राज दरबार से बद्रीनाथ धाम के लिए निकल पड़ी है। पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बद्रीनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। दरअसल बद्री विशाल के कपाट खोलने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ नरेंद्र नगर में महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिलबट्टे से तिलों का तेल निकालती हैं, जिसमें विशेष जड़ी बूटी डालकर पकाया जाता है और फिर इस तेल को चांदी के कलश में रखकर कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम में पहुंचाया जाता है, जिससे अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में मंदिर समिति की ओर से रंगाई पुताई का काम भी जोरों पर चल रहा है। बद्रीनाथ में जो हमारी टीम है 6 अप्रैल को चली गई थी हमारे यहाँ बद्रीनाथ में जोशीमठ से, और लगभग 30 सदस्य दल वहाँ पहुँच गया और लगातार कार्य कर रहा है। जैसे मंदिर की रंगाई पुताई और जो तप्त कुंडे वहाँ पे जो रास्ते खराब हो रखे हैं, बैरिकेडिंग हो गया, रैन सेट हो गया, जालियाँ बिछाना इत्यादि कार्य लगातार चल रहे हैं और मुझे लगता है कि यात्रा सीजन से पूरी ये सारे कार्य पूरी कर ली जाएंगी और कोई भी दिक्कत किसी श्रद्धालु को नहीं होने की। और यमुनोत्री धाम में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यहाँ सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का सफल ट्रायल भी किया गया। जाहिर है इस साल 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और अब से 1 हफ्ते के बाद देवभूमि उत्तराखंड में इस धार्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिन्होंने आज परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। दरअसल आज सुबह ही जेडी वेंस परिवार के साथ आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया। ताजमहल के दीदार के बाद जेंस परिवार जयपुर लौट गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस ने परिवार के साथ किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल की खूबसूरती पर हुए फिदा। जेडी वेंस का विमान जब आगरा में उतरा तो उनकी अगवानी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। उसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उनका काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ। रास्ते में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का स्वागत बच्चों ने अमेरिका और भारत के झंडे दिखाकर किया। एयरपोर्ट से ताजमहल तक आगरा की सड़कों की सजावट की गई थी। उसके बाद वेंस परिवार पहुंचा आगरा के ताजमहल परिसर में। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ ताजमहल को निहारा। इसकी खूबसूरती उन्हें बेहद पसंद आई। करीब 1 घंटे तक वेंस परिवार ताजमहल को निहारता रहा। ताजमहल के एक एक कोने की खूबसूरती, उसकी नक्काशी को करीब से देखते रहे। परिवार के साथ जेडी वेंस आगरा से जयपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो हर मौके पर ये जताते रहे हैं कि अमेरिका के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। जेडी वेंस आज जयपुर में सिटी ऑफ पैलेस भी घूमने वाले हैं। इसके बाद वो 24 अप्रैल को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम की कर लेते हैं। आसमान से चिलचिलाती धूप की धार दोगुनी होती जा रही है। आलम यह है कि देश के कई राज्यों में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। अब देखिए, क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई भीषण गर्मी से लगातार 2-4 हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो पहाड़ पर सैलानियों की आमद बढ़ गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
चिलचिलाती धूप, तपती धरती और तापमान में हर रोज हो रहा इजाफा। सूरज की तीखी चमक मौसम का ताजा हाल बताने के लिए काफी है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पांव पसार रही है, चाहे इंसान हो या बेजुबान। हर कोई धरती पर बरसती आग से परेशान नजर आ रहा है। जरा महाराष्ट्र के नागपुर का हाल देखिए। भीषण गर्मी से चिड़ियाघर के बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नागपुर समेत विदर्भ का तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। सूरज मानो आग उगल रहा है। ऐसे में इंसानों को जिस तरीके से परेशानियां हो रही है, वैसे ही पशुओं को भी परेशानी हो रही है। उसी को परेशानी कम करने के दृष्टि से नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में हम देख सकते हैं इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पशुओं के लिए यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है, पानी के फव्वारे लगाए जा रहे हैं। डेजर्ट कूलर यहाँ पे इस समय लगे हैं। नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में इस समय हम मौजूद है। ग्रीन नेट्स यहाँ लगी हुई है। तेंदुआ हो, बाघ हो, भालू हो, इनके सभी के पिंजरे के बाहर से जो है वो प्राणी संग्रहालय के जो कर्मचारी है वो लगातार पानी की बौछार कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से इन पशु प्राणियों को भी थोड़ी राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश का अवध भी इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। एक तरफ लखनऊ की सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कानपुर में तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां पर पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। ऐसे में लगातार जो रिकॉर्ड हैं गर्मी के वो टूटते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कानपुर में, जहां पर कल ही दिन का अधिकतम तापमान इतना ज्यादा था कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें कि कल का जो तापमान था अधिकतम 41.6 था और इसके पहले 10 साल पहले का वो समय था जब 2015 में अधिकतम तापमान इतना ज्यादा भी था। अप्रैल का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में गर्मी के जब ये तेवर हैं, तो भला मई और जून में क्या हाल होगा? यही वजह है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लोगों की चिंता बढ़ते तापमान ने बढ़ा दी है। तो वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शुक्रवार तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्रमिकों और मजदूरों को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत काम के घंटों का पुनर्निर्धारण करना होगा। साथ ही काम की जगह पर पर्याप्त पीने के पानी की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। तो वहीं कार्यस्थलों पर वेंटिलेशन और कूलिंग की व्यवस्था भी करना जरूरी होगा। खासकर श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में आइस पैक और गर्मी से होने वाली बीमारी से बचाव की दवाओं का भी इंतजाम करना होगा। मैदानी इलाकों में गर्मी भौहें तरेर रही है। ऐसे में पहाड़ सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नजारा उत्तराखंड के बागेश्वर का है। यहाँ के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसौली में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। हर कोई तपती गर्मी में कूल वाला एहसास ले रहा है। बहरहाल देश के जिन इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, वहां लोगों को विशेष रूप से अपना ख्याल रखने की जरूरत है। खासतौर से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को मौसम के इस दौर में गर्मी से अपना बचाव करने पर खास ध्यान देना चाहिए। नागपुर से योगेश वसंत, दिल्ली से मनीष चौरसिया, लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, कानपुर से सिमर चावला,
बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बिहार लिए चलते हैं और वहां की राजधानी पटना। जी हां, जहां पर आसमान वायु वीरों की हुंकार से गूंज उठा है। और देखिए, ये पहली बार है जब बिहार में भारतीय वायुसेना अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। पटना के जेपी गंगा पथ पर शौर्य दिवस के मौके पर यह एयर शो आयोजित किया गया है। आसमान में वायु वीरों का शौर्य। नौ विमानों की एक साथ उड़ान। 1500 फीट की ऊंचाई पर वायु वीरों का जय घोष। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का शानदार करतब। आसमान में वीर कुंवर सिंह को दिया सम्मान। एक्शन और रोमांच से भरपूर ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई हैं, जहां पहली बार वायुसेना का एयर शो हो रहा है। जेपी गंगा पथ के ऊपर शौर्य दिवस के मौके पर एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी आसमान में अपना दमखम दिखाकर लोगों को रोमांच से भर दिया। इस एयर शो की खास बात ये रही कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भोजपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। बाबू वीर कुंवर सिंह की ब्रिटिश सैनिकों पर जीत का जश्न मनाने के लिए ही शौर्य दिवस मनाया जाता है। ऐसे में वीर कुंवर सिंह को सम्मान देने के लिए वायुसेना की टीम ने पटना के आसमान में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। इस रोमांचक प्रदर्शनी को आंखों में कैद करने और लाइव देखने के लिए हजारों की संख्या में छोटे बड़े लोग पहुंचे। इस बीच बच्चों की आंखों में उत्साह, युवाओं के चेहरों पर देशभक्ति की चमक और हर दिल में भारतीय वायुसेना के प्रति गर्व का भाव दिखा। और अब ये बना लेंगे आसमान में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की आकृति। पटना से अनिकेत कुमार और शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में गाय का इस्तेमाल सदियों से दूध के लिए होता रहा है, लेकिन इसके गोबर में भी कई ज्यादा गुण होते हैं, जिसकी वजह से खेती में इसका इस्तेमाल खाद की तरह होता है। हालांकि विदेशों में भी अब इसका चलन बढ़ गया है। वहां भी गाय के गोबर की भारी डिमांड है। खासतौर पर कुवैत समेत अरब देश गोबर के मुरीद बन चुके हैं। गाय का गोबर भारत के लिए सोने की खादान बन गया है, क्योंकि गाय के गोबर के गुणों का डंका सिर्फ हमारे देश ही नहीं, विदेशों में भी बज रहा है। यही वजह है कि भारत से गाय के गोबर का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। चीन, अमेरिका, मालदीव, सिंगापुर जैसे देश तो गुणकारी गोबर हमसे ही ले रहे हैं। कुवैत और अरब देश भी अब भारतीय गाय के गोबर को खरीदने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। देखिए, वहाँ रेगिस्तान में रेत है और उस मिट्टी में पोषक तत्वों की बहुत कमी है। तो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो उसके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को जाते हैं। तो अगर मिट्टी में ही पोषक तत्व नहीं होगा तो उसमें जो उत्पादन होगा उसके माध्यम से हमारे शरीर को उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। दूसरा, वहाँ रेत में बायोमास नहीं है। वहाँ भेड़ पालन और बकरी पालन तो वो करते हैं,
लेकिन गोपालन वहाँ की परिस्थिति में जितना आसान भारत में है वैसा अरब देशों में नहीं है। तो उनकी ये मजबूरी है कि वो भारत जैसे देश से गोबर को मंगाए। अन्य देशों की तरह अरब देशों में भी गोबर का ज्यादातर इस्तेमाल खेती के लिए होता है। हालांकि ये खेती सब्जियों और अनाजों की नहीं बल्कि खजूरों की होती है। भारत से गाय का गोबर मंगाकर यहाँ के बड़े बड़े किसान उसका पाउडर बनाकर खजूर के पेड़ों की जड़ों के पास डालते हैं। दरअसल कुवैत में हुए एक शोध में पाया गया है कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो खजूर की फसल न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि उसका उत्पादन भी काफी बढ़ जाता है। ये जानकारी सामने आने के बाद से ही अरब देशों में गोबर की मांग बढ़ गई है। देसी गाय का गोबर बंधा हुआ आता है और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, जिंक होता है, आयरन होता है और ये सारी चीजें खजूर के लिए बड़ी आवश्यक हैं। खजूर जब हम खाते हैं तो खजूर हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। तो गोबर के माध्यम से ही वो न्यूट्रिएंट्स खजूर के अंदर फिक्स होंगे और तभी वो खजूर गुणवत्तापूर्ण होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने इस साल 2024 में 400 करोड़ रुपए की कीमत का गाय का गोबर और इससे बने उत्पादों का निर्यात किया है। साल 2023 में भारत ने कुल 125 करोड़ रुपए की कीमत का फ्रेश गोबर एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा 173.57 करोड़ रुपए का गाय का गोबर से बना खाद एक्सपोर्ट किया गया। वहीं कंपोस्ट के रूप में 88.02 करोड़ रुपए का गाय का गोबर एक्सपोर्ट किया गया। इस पूरे आंकड़े को अगर जोड़ दें तो ये लगभग 386 करोड़ रुपए होगा। यानी एक साल में भारत ने 386 करोड़ का गोबर दूसरे देशों को बेच दिया। भारत से गाय का गोबर खरीदने वाले टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मालदीव आता है, इसके बाद नंबर आता है अमेरिका का, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में सिंगापुर है, चौथे नंबर पर चीन है और पांचवें नंबर पर नेपाल है। गोबर खरीदने वाले देशों की लिस्ट में छठा नंबर ब्राजील का है और 7वां नंबर अर्जेंटीना का है। 8वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 9वें नंबर पर कुवैत है। 10वें नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात है। हालांकि कुवैत समेत अरब देशों में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब भारत सिर्फ मसालों, चाय या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गाय के गोबर और गोमूत्र को भी दुनिया के बाजारों में पहुंचाकर अच्छी खासी कमाई कर रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।